नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता स्टाइल। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस देश में मोदी विरोध में विपक्षी दल इतने पागल हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं, उनके विपक्षी पार्टियों का नेता सांसद इतने बदतमीज और उड़ंड हो गए हैं कि वह अब इस देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का भी मजाक बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये सब मोदी विरोध का ही देन है। एक व्यक्ति से विरोध के वजह से पूरा मोदी विरोधी दल नेता, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, इस देश के सबसे बड़े वर्ग सनातन समाज से और इस देश के संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे उन सबका कैसे विरोध करने लगा है, उन सबके विरोध पे कैसे उतर गया है। और सिर्फ विरोध बातों से नहीं, एक तरह से उस सबका अपमान कर रहा है, उस सबको गालियां दे रहा है, खुले तौर पे गाली दे रहा है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि कल इस देश में संसद परिसर के अंदर एक ऐसा घटना घटा है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आजाद भारत में इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इस तरीके का शर्मसार करने वाला घटना अभी तक कभी नहीं घटा था। जी हाँ, जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया और उस मजाक का इस देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी ने वीडियो बनाकर प्रमोट किया, उनका हौसला अफजाई किया, वह अपने आप में शर्मसार करने वाला था। वह दिखाता है कि जिस व्यक्ति को इस देश के बहुत सारे लोग भावी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है, उस व्यक्ति का सोच कितना संकीर्ण है कि उसके सामने इस देश के उपराष्ट्रपति यानी कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और जो दूसरा नागरिक होता है वो उनके पति हो या पत्नी हो, और जो तीसरा नागरिक है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। उस थर्ड पर्सन का इस तरीके से मजाक आज तक किसी भी सांसद ने या किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी नहीं बनाया, चाहे कितना भी विरोध क्यों न रहा हो सरकार के प्रति। जिस तरीके का कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति ने किया है, यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई एक बार हो चुका है। खुद जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था 1989 में, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी 63 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया था। वो भी सिर्फ इसलिए कि जो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जो हत्या हुआ था, उन्हीं के अपने घर में, उन्हीं के अपने सुरक्षा गार्डों के द्वारा, जिसका खबर पहले से ही इंटेलिजेंस ने दिया था कि प्रधानमंत्री जी के जान को खतरा है, इनके सुरक्षा गार्ड को बदल दिया जाए, उसके बावजूद उसके ऊपर उस समय की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, गृह मंत्री जो था उसने ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री के सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, और उनके अपने ही घर में उनके अपने बहू सोनिया गांधी जी के सामने उन्हीं के गार्ड ने उनको गोली से छन्नी कर दिया। यह भी एक आश्चर्यचकित घटना था कि इंदिरा गांधी जी के बगल में सोनिया गांधी जी थी और इंदिरा गांधी जी का शरीर छन्नी हो गया और उनको एक खरोच तक नहीं आया। उनके ऊपर किसी भी हमलावर ने हमला करने की किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। उसी इंदिरा गांधी जी के जो हत्या थी, उनकी जो जांच के लिए जो समिति बना था, कक्कड़ समिति, उसी समिति के रिपोर्ट को जांच खत्म होने के बाद टेबल पे रखने के लिए, संसद में रखने के लिए और सार्वजनिक करने के लिए, उसे बहस करने के लिए विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे, जिसमें जिन 63 सांसदों को निलंबित किया गया था उसमें मात्र 2 ही सांसद बीजेपी के थे, बाकी यही सारे सांसद थे डीएमके और भी जो अलग अलग पार्टियां हैं जो आज इंडिया अलायंस में शामिल है, इन्हीं दलों का सांसद थे। इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया था उस रिपोर्ट के लिए जिसकी जांच हो चुकी थी। रिपोर्ट जांच समिति सरकार को दे दिया था। उसके बाद फिर से बोफोर्स घोटाले के दौरान सरकार से जवाबदेही के लिए विपक्षी सांसदों के गुजारिश करने के बावजूद भी जब सरकार ने जवाब नहीं देना सोचा, तो कुल 110 विपक्षी सांसदों में से 109 सांसदों ने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यहां तो सिर्फ
निलंबित किया गया है, वो भी इस सत्र के लिए, जिस सत्र का 2-3 दिन ही बचा हुआ है। 2-3 दिनों के लिए इनको निलंबित किया गया। तो इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इस तरीके का घटना पहली बार घटा हो और किसी पहली सरकार ने ऐसा कार्रवाई किया हो जैसा कि नहीं है। उन सांसदों ने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आज के विपक्ष में तो इतनी भी नैतिकता नहीं बची है कि वो इस्तीफा दे। इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस देश का सांसद, जिसको आम जनता चुनकर इसलिए भेजती है सांसद में कि वह उनके समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे और उनका जीवन स्तर कैसे अच्छा हो, कैसे उनको लाभ मिले, उस पर चर्चा होगा और उसके लिए कुछ कायदे कानून बनवाएंगे। वहां पर जब सांसद उदंडता करने लगते हैं, उसी जनहित से जुड़े हुए कार्यों को रोकने लगते हैं, जब ये ठान ले कि उसको संसद चलने ही नहीं देना है, तो मजबूरन सरकार को इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है। और कई एक बार, आज से पहले भी कितने बार उठाया गया है उस मुद्दे पे, उसको मुद्दा बनाकर। उसके आड़ में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का अपमान किया टीएमसी के सांसद ने, वह शर्मसार करने वाला था। और जगदीप धनखड़ जी को ऐसा नहीं है कि पहली बार टीएमसी या उनके सांसद ने अपमान किया है। आप याद कीजिए, जब जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, उस समय ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन टीएमसी या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके कोई नेता या विधायक राज्यपाल को अपमानित नहीं करते थे। दरअसल ये जो अपमान हुआ है, यह राज्यपाल या उपराष्ट्रपति का नहीं, यह जानबूझकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर जगदीप धनखड़ जी का अपमान कर रहा है। पद की जहां तक बात है, तो टीएमसी के ही पश्चिम बंगाल का ही नेता, कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो पहले ही इस देश की राष्ट्रपति के लिए इतना असभ्य बात कर चुका है जो किस शर्मसार करने वाला था। वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित किया था। कांग्रेस पार्टी का नेता जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। दरअसल ये मोदी विरोध का स्तर कितना गिरता जा रहा है। मोदी विरोध के आड़ में ये लोग, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट हो या उनके जज हो, किसी भी व्यक्ति का ये लोग सम्मान नहीं करना जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी का यह पुराना रीति है कि जो कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार, उनके राजमाता के अनुसार काम नहीं करता हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या संसद हो या सभापति हो या लोकसभा अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इन लोगों के कथन अनुसार अगर काम न करता हो, जो काम इनको सूट करता हो, अगर वह काम नहीं होता हो, तो ये लोग उसको इसी तरीके से अपमानित करते हैं। कांग्रेस ही पार्टी ही थी वो जिसने इस देश में राम मंदिर का फैसला न सुनाए, उसके लिए पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग चलाने का प्रयास किया था, क्योंकि वह फैसला कांग्रेस पार्टी को सूट नहीं करती और इसलिए दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी हो गई थी। पूरे विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव लाया था लोकसभा में। अगर सरकार कमजोर होती या गठबंधन का सरकार होता तो ये संभव था कि दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग पास हो जाता और फिर उनको अपमानित करके, जलील करके सीजेआई के पद से हटाया जाता। उसी तरीके से राम मंदिर के फैसले को ही रोकने के लिए जिस न्यायाधीश महोदय ने, पूर्व चीफ जस्टिस सीजेआई रंजन गोगोई साहब ने जो फैसला सुनाया, उनके अगुवाई में जो फैसला आया, उन रंजन गोगोई साहब पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस करवाया गया था। समझ जाइए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी को उनके मर्जी के हिसाब से काम नहीं होता है, उन सभी संस्थाओं या उन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के खिलाफ इसी तरीके का षड्यंत्र करवाती है। अभी वर्तमान के सीजेआई को देख लीजिए, 370 पे चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है, लेकिन संवैधानिक बेंच के फैसले को किस तरीके से महबूबा मुफ्ती, जो कि इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है,
वो फारूक अब्दुल्ला जो कि इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो सब के सब धजिया उड़ा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो खुलकर कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं है कि उनके बात को हमेशा मानेंगे। फिर कोई दूसरा जज आएगा, फिर हमारा शासन आएगा, सत्ता आएगा, हम अपने हिसाब से फिर से कर लेंगे। जहां तक बात जगदीप धनखड़ जी का है, तो जगदीप धनखड़ जी के इस अपमान को जाट एसोसिएशन ने, जो कि क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जाट समुदाय से आते हैं और राजस्थान से आते हैं, और शायद जगदीप धनखड़ जी का यह अपमान इसलिए भी किया गया हो क्योंकि अभी राजस्थान की जनता ने बड़े ही जोरदार तमाचा मारा है कांग्रेसियों के मुंह पे। शायद उसका तिलमिलाहट है कि अब जगदीप धनखड़ जी को इस तरीके से अपमानित करवाया जा रहा है अपने क्षेत्रीय छत्रपों के माध्यम से। इस पूरे घटना के पीछे कांग्रेस पार्टी का ही षड्यंत्र है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लेकिन जगदीप धनखड़ जी के इस अपमान को उनके संगठन ने, जाट एसोसिएशन ने बहुत कड़ाई से लिया है, उसमें बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दिया है, जिसको कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये महापाप करके अपने क्षेत्रीय छत्रप या अपने उदंड सहयोगी कल्याण बनर्जी के द्वारा यह घिनौना करतूत करवाकर उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। जाट समुदायों का चुनाव में या किसी भी तरह के बड़े आयोजन में बड़ा ही प्रमुख भागीदारी होता है। चाहे आप किसान आंदोलन में देख लीजिए, जाट समुदायों का ही समर्थन का कारण था कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी माफी मांगते हुए अपना बिल वापस लेना पड़ा। अगर जाट समुदाय उस किसान आंदोलन को समर्थन नहीं देता तो किसी भी कीमत पे वो किसान आंदोलन पंजाब से बाहर नहीं आ पाता, ध्वस्त हो जाता पूरी तरीके से। जाट समुदायों का एक अपना अलग महत्व है और चुनाव के दृष्टि से तो वो सबसे जागरूक समाज है। किसी भी चुनाव में जाट समुदाय बहुत एक्टिव रहते हैं और जाट समुदायों का चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में बहुत प्रभावशाली भूमिका है। और सिर्फ इतनी सी छोटी गलती करके कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस पूरी इंडिया अलायंस ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। और इन सबको 2024 के चुनाव में समझ में आएगा कि इन्होंने कितना बड़ा गलती किया है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अपमान को 2024 चुनाव में ऐसे भुनाएगी, ऐसा मुद्दा बनाएगी, ये जो 3 राज्यों के चुनाव में, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो ये पूरे इंडिया अलायंस और इनका गैंग जो ये ओबीसी का राग अलाप रहे थे, इनके इस ओबीसी राग का हवा निकाल देगा और देश के जनता को बताएगा कि देखिए इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ ये ओबीसी करता है और दूसरी तरफ उसी ओबीसी समाज से आने वाले इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति जगदीप धनखड़ जी का अपमान कर रहे हैं, उनका मिमिक्री बना रहे हैं। 2024 में इन सबको इसका भली भांति एहसास हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।